राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम। हम आज फिर से एक बार आपके सामने राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम में जिन मुद्दों को लेकर के आए हैं वह राष्ट्र से संबंधित, समाज से संबंधित है और खास करके महानगर दिल्ली से जुड़ी हुई बातें हैं। भारत की राजधानी महानगर दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी ही नहीं, एक राज्य दिल्ली की राजधानी ही नहीं, बल्कि यह विश्व के तमाम देशों की एम्बेसियां यहाँ है। इसलिए यह विश्व की राजधानी की तरह एक अपनी पहचान रखती है। लेकिन जो स्थिति दिल्ली की दिन प्रतिदिन होती जा रही है, उससे यह कहा जा सकता है कि चिराग तले अंधेरे की स्थिति दिल्ली की है। जब दिल्ली के 3 मेयर मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर 10 दिनों तक बैठे और 2 दिन भूख हड़ताल अर्थात 12 दिनों तक बैठने पर विवश हों या बैठ कर करके सरकार की छवि को खराब करने का काम करे, दोनों ही दृष्टि से यह सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह महानगर भारत की राजधानी है और विश्व की तमाम एजेंसियां यहाँ है जो इस तरीके के वातावरण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर करके जब जाती है तो भारत की छवि खराब होती है। महानगर दिल्ली में जो स्थिति दिन प्रतिदिन होती चली जा रही है, अगर आप उस पर नजर डालें तो बड़ा ही यह सोचने पर विवश करता है कि जगह जगह फर्जी कॉल सेंटर और उन कॉल सेंटरों द्वारा अमेरिका के लोगों को ठगा जाना, और पुलिस द्वारा जब उस कॉल सेंटर पर छापा मार करके पकड़ा जाता है तो पता चलता है जो कि इस कॉल सेंटर में इस तरीके की अवैध गतिविधियां हो रही थी, जो यह चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा करता है। वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां तमाम एजेंसियां उपलब्ध है, तमाम एजेंसियां अपनी अपनी जिम्मेवारी का पालन कर रही है, फिर आखिर इस तरीके की वारदातें कैसे घटित हो रही है, वो भी महानगर दिल्ली भारत की राजधानी में। अभी कुछ दिन पहले ही पश्चिमी जिला के मोती नगर में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा गया, जो अमेरिकी लोगों को ड्रग्स और क्राइम में जुड़े होने की धमकी देकर उससे मोटी उगाही का काम कर रहे थे। अभी उस मामले की जांच पड़ताल चली रही है कि शुक्रवार को जिस प्रकार से, वीरवार को जिस प्रकार से फिर से एक बार पीरागढ़ी में स्पेशल सेल के साइबर सेल द्वारा छापामारी किया गया और वहां जो लोग पकड़े गए, जिनकी संख्या 3 दर्जन से अधिक बताई जा रही है। दोनों जगह इसी प्रकार से अमेरिकी लोगों को ड्रग्स और क्राइम में जुड़े होने की बात कह करके धमकाया जाता था और बिटकॉइन के माध्यम से पैसे की लेन देन की जा रही थी। कॉल सेंटर में इस तरीके का धंधा किया जाना यह एक प्रकार से संगठित अपराध की श्रेणी में आता है और यह प्रत्येक थाना क्षेत्र की जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने अपने थाना क्षेत्र में इस तरीके की जो गतिविधियां हो रही है उस पर वह नजर रखे, क्योंकि इतनी सारी एजेंसियों के रहते हुए भी अगर
इस प्रकार के क्राइम भारत की राजधानी महानगर दिल्ली में हो रही है, तो यह बड़ा ही चिंताजनक है। वहीं दूसरी बात हम करेंगे किसान आंदोलन की, जिसके संदर्भ में भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं और किसान के भेष में कोई और इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होकर करके सरकार की छवि, केंद्र सरकार की छवि और मोदी सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। यह सवाल यह उठता है कि जो लोग लगातार दिल्ली का चक्का जाम करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर वह किसान नहीं है तो आखिर कौन है? और अगर वो किसान नहीं है, कोई और हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो तमाम एजेंसियां कहां सोई हुई है? वह तुरंत कार्रवाई कर वैसे तबके को क्यों नहीं अपने शिकंजे में ले रही? क्या जब दिल्ली में कोई बड़ी घटना घट जाएगी उसके बाद तमाम एजेंसियां फिर से सक्रिय होगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब केंद्र और प्रदेश की सरकारों को खोज निकालना चाहिए और आम जनता को बतलाना चाहिए कि वास्तव में किसान धरने पर बैठे हैं या किसान के भेष में कोई और धरने को उस्काने का और माहौल को खराब करने का काम कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सरकार को खोजना चाहिए। दिल्ली में जिस विभाग में भी आप कदम बढ़ाइए, वहां के बारे में स्थिति कमोबेश एक जैसी ही नजर आ रही है और तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं। कल पश्चिम जिला के खयाला गांव में एक फैक्ट्री में जिस प्रकार से वारदात हुई और 4 लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और 2 लोग घायल हुए, उसके बाद आनंद फानन में उस फैक्ट्री को सील किया गया और यह बताया गया कि उस फैक्ट्री के पास लाइसेंस ही नहीं था। उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन उसके कागजातों में ढेर सारी कमियां थी, इसलिए संबंधित विभाग ने उसे सवाल पूछ कर करके लाइसेंस नहीं दिया। यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है कि जब उस व्यक्ति द्वारा लाइसेंस की मांग की गई थी तो विभाग ने उसे लाइसेंस क्यों नहीं दिया? अगर लाइसेंस के लायक वह फैक्ट्री नहीं थी तो फिर उसे कैसे चलने दिया जा रहा था? और अगर वह चल रहा था तो किसके संरक्षण में चल रहा था? और यह जो 4 लोग मारे गए और 2 लोग घायल हुए हैं, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार होगा? इस तरीके की अनेकों बातें हैं, अनेकों सवाल हैं जिस पर राष्ट्र सर्वप्रथम एक एक करके आपका ध्यान आकृष्ट करने का काम करेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम जगह जगह जा रही है और जाकर करके जमीनी हकीकत को लेकर सरकार के सामने पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। अवैध निर्माण और सड़कों पर लगातार बढ़ता हुआ अतिक्रमण भी एक गंभीर सवाल है और इस सवाल को लेकर कई बार सरकार ने भी कठोर कदम उठाने की बात तो कही, लेकिन अब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। परिणाम यह होता चला जा रहा है कि आज दिल्ली की सड़कें सिकुड़ती चली जा रही है और 80 फुट की सड़कें, 120 फुट की सड़कें, 100 फुट की सड़कें जो है 30 फुट की, 18 फुट की और 15 फुट की बन के रह गई है। सड़कों पर गाड़ी का जमावड़ा इस प्रकार से है कि यातायात बाधित हो रहा है, प्रदूषण फैल रहे हैं और इसके लिए कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है, सड़कों पर नजर आती है, लेकिन सड़कों पर जो अतिक्रमण है वह
घटने की जगह लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जो कानून से यह पूछना चाहता है कि जब आप सक्रिय हो, जब आप चालान काट रहे हो, तो फिर यह अतिक्रमण घटने की जगह बढ़ कैसे रहा है। महानगर दिल्ली भारत की राजधानी में अगर सड़कों पर खुलेआम अतिक्रमण हो जाए, सड़कों पर अगर खुलेआम इस तरीके से अराजकता का वातावरण हो, तो हम संपूर्ण देश के राज्यों से, उन राज्यों के जिलों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जब भारत की राजधानी दिल्ली में अगर यह स्थिति है जहां अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अतिक्रमण के कारण पर्यावरण और फैलता प्रदूषण लोगों के फेफड़े को कमजोर करने का काम कर रहा है। कोरोना काल में कोरोना से जितने लोग पीड़ित हुए, उससे अधिक लोग कोरोना काल में अपने अंदर कमजोरी महसूस करने लगे हैं, क्योंकि प्रदूषण उन्हें मार रहा है। समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो महानगर दिल्ली की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती ही चली जा रही है, और इस पर ध्यान न दिया गया तो यह काफी घातक हो सकता है। जहां तक अवैध निर्माण का सवाल है, अवैध निर्माण तो एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। एक संगठित अपराध की तरह अवैध निर्माण संपूर्ण दिल्ली में हो रहा है। अभी समय है ब्रेक का, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक के बाद भाजपा के निगम पार्षद को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें लेटर हेड पर बर्खास्त किया कि उन्होंने गलत काम किया है। पिछले चुनाव में भाजपा के पुराने सभी निगम पार्षदों को हटा दिया गया था, इसलिए कि उनके ऊपर यह आरोप लगे थे कि उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में सही ढंग से काम नहीं किया और अवैध निर्माण को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन उसके बाद जिनको निगम में टिकट दिया गया और वो जीत करके आए, उसके बावजूद भी अवैध निर्माण घटने की जगह लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर अंतर क्या रह गया पुराने निगम पार्षद में और वर्तमान निगम पार्षद में? आखिर फिर क्या अंतर है? और अगर यह अंतर नहीं है तो यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? यह सवाल सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। दिल्ली में लगातार हो रहे इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण दिल्ली की स्थिति सलम में बदलती चली जा रही है। परिणाम यह है कि सीवरों पर लगातार दबाव पड़ रहा है, बिजली पे लगातार दबाव पड़ रहा है, साथ ही सड़कों पर बढ़ते इस अवैध निर्माण के कारण सड़कों पर वाहनों का जखीरा लगता जा रहा है, जिससे जगह जगह जाम की स्थिति ही नहीं हुई, बल्कि कई कॉलोनियों में शाम में 7 बजे के बाद गाड़ी खड़ी करने के लिए एक दूसरे से तू मैं और गाली गलौज और लड़ाई के बाद थाने तक मामला पहुंचता है और मुकदमेबाजी भी हो रही है, जिससे पुलिस का जो समय अपराध नियंत्रण की दिशा में काम करने के लिए खर्च होना चाहिए, वह जो है सो 2 अड़ोसी पड़ोसी के वाहन की लड़ाई में उलझ करके रह जाता है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। एक ही सवाल नहीं, कई प्रकार के सवाल हैं। इन सवालों पर लगातार राष्ट्र सर्वप्रथम आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करता रहेगा और आपसे भी यह उम्मीद करेगा कि अगर आपके अगल बगल में, आपके क्षेत्र में अगर इस तरीके की कोई भी वारदात हो रही है तो आप राष्ट्र प्रथम टीम को
सूचित करें, बताएं और भेजें। हम अभी बात कर रहे थे विष्णु गार्डन की, जहां 4 लोगों की मौत और 2 लोगों के घायल होने की बात है। दिल्ली में इस प्रकार की स्थिति सिर्फ विष्णु गार्डन और ख्याला में ही नहीं है। इस प्रकार की स्थिति जमुना पार हो, लक्ष्मी नगर हो, सकरपुर हो, दिलसार गार्डन हो या बुराड़ी हो, कहीं भी आप जाएं इस प्रकार की स्थिति आपको नजर आ जाएगी। आखिर सरकार जब लोकल को बढ़ावा देने की बात कर रही है और उसके लिए वोकल बनने की बात कर रही है, तो फिर उसे जगह भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि लोकल सामान का निर्माण हो सके। सिर्फ कहने से राष्ट्र सर्वप्रथम नहीं बनेगा। राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए राष्ट्रवासियों को मजबूत करना होगा और राष्ट्रवासियों को वह तमाम सुविधाएं देनी होगी ताकि वह अपने परिवार के लिए रोजी रोजगार ही ना पैदा करें बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका भी अदा कर सके। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली में अब लाइसेंस अगर आपको लेना है, डीएल लाइसेंस आपको लेना है, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परिवहन मंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मीटिंग कर कहा है कि 45 दिन से अधिक किसी को इंतजार नहीं कराया जाए और उन्हें डीएल नंबर उपलब्ध करा दिया जाए। वहीं सबसे बड़ी चीज जो और सामने आ रही है, जिस पर आज बात करना जरूरी है, वह है लगातार फैलता जा रहा एक अराजकता का वातावरण। किसान आंदोलन के कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। यातायात बाधित होने के कारण लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ रहा है और इस ठंड में किसान भी परेशान हो रहे हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वह तुरंत इस पर ध्यान दे और किसानों की जो वास्तविक समस्या है उसे समझे और समझ करके उसका निदान करे। इन्हीं बातों के साथ आज के राष्ट्र सर्वप्रथम के इस कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं और आप इंतजार कीजिए अगली खबर के लिए, जो आपके सामने में देश राज्य के कोने कोने से आया है। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। मैं अशोक कुमार सिंह, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे हम पूषा संस्थान के नाम से भी जानते हैं, इस परिसर में सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जब हम देश की बात करते हैं और देश के विकास की बात करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश कृषि आधारित देश है और देश की करीब 60% जनता वो कृषि के ऊपर आधारित है। और जब हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करते हैं, पोषण सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। संस्थान में और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो हमारा शीर्ष संस्थान है, उसके अंदर जिस प्रकार से अपने राष्ट्र प्रथम की बात की, हम लोग फार्मर्स फर्स्ट की बात करते हैं, किसान प्रथम, क्योंकि किसान जो है वही अन्नदाता है, वो हमें भोजन देता है। किस प्रकार से तकनीकियों के माध्यम से उसके हाथों को हम सुदृढ़ करें, मजबूत करें, इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहा है। संस्थान के द्वारा विकसित की गई गेहूं की किस्मों की खेती इस समय करीब 13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो रही है और इससे करीब 60 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन देश के अन्न भंडार में होता है। उसी तरह से बासमती चावल की किस्में जो संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, उनका जो है करीब 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती होती है और प्रतिवर्ष करीब 30,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा का अर्जन इसके द्वारा होता है। साथ ही साथ हम बहुत सारी फसलों में बायो फोर्टिफिकेशन यानी कि जैव संवर्धन पर काम कर रहे हैं। किस प्रकार से हम हमारी जो फसलें हैं उनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाएं। उसमें लोहा तत्व है, जस्ता तत्व है, प्रोटीन की मात्रा है, प्रोविटामिन ए की मात्रा है,
तो इन सारे पोषक तत्वों की मात्रा हम मक्के की फसल में, बाजरे में, चावल में, गेहूं में, दलहनी फसलों में, इस दिशा में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारी किस्मों का विकास किया गया है। इसके साथ ही साथ संस्थान फलों के अनेक फसलों पर कार्य हम करते हैं, जिसमें कि आम की किस्में जो संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं उसमें आम्रपाली, मल्लिका, दीपशिखा, लालिमा, पूषा, प्रतिभा, इस तरह की बहुत सारी किस्में विकसित की गई हैं जिनके अंदर की मिठास कम होती है, इनका छिलका गहरे रंग का होता है, लाल रंग का, जो उनके मृदा का स्वास्थ्य कैसा है इसके बारे में बताएं। तो पूषा STFR के द्वारा करीब 14 पोषक तत्व जो पाए जाते हैं मृदा के अंदर, उनका परीक्षण स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इसको किसान 2, 4, 10 गांव के किसान या ब्लॉक स्तर पर रख करके और उस क्षेत्र के सारे किसानों की मृदा का परीक्षण किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत सारी विषय हैं जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। विभिन्न कृषि यंत्रों का विशेष रूप से उनको बनाना जो छोटी जोत के लिए उपयुक्त हों, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। और उसी तरह से और कई शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह एक मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है संस्थान को। यहाँ पर MSc और PhD की उपाधि दी जाती है और प्रतिवर्ष करीब 300 से अधिक छात्र MSc PhD की डिग्री लेकर यहाँ से निकलते हैं, जो कि राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र को सर्वोत्तम बनाने के लिए, राष्ट्र को अग्रणी कतार में ले आकर खड़ा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
दीपाली और स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र सर्वप्रथम में। खयाला गांव में छज्जा गिरने से 4 की मौत, 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए भाजपा निगम पार्षद की हुई थी गिरफ्तारी। फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से धमकी देकर ठगी का धंधा जोरों पर दिल्ली में। मोतीनगर के बाद पीरागढ़ी में भी था कॉल सेंटर। ड्रग व अपराध से जुड़े होने की धमकी देते थे अमेरिका वासी को। पुलिस सक्रियता के बाद हुआ था भांडाफोड़। सड़कों पर भारी अतिक्रमण, यातायात में बाधित। तो जब हम जय बोलते हैं भारत माता की, तो इसका मतलब है कि हम ये संकल्प लेते हैं कि भारत भूभाग में रहने वाले सारे सहोदर हैं, उस माँ की हम जय बोलते हैं इस संकल्प के साथ कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। इसमें हमको अब नई नई तकनीकों पर भी आगे बढ़ना होगा। विकास के लिए हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी होगी। हमको आत्मनिर्भर भारत का नींव माननीय मोदी जी डाल रहे हैं, उसमें हमको भी भागीदार बनना होगा। आज देश में अगर मान लीजिए जितना हमने आर्मी की बात करें, तो अगर हमारे तेजस बनते हैं, अग्नि मिसाइल बनती हैं और असॉल्ट राइफलें बनती हैं, ये सारा अब ये 70 से 80% हिंदुस्तान में बन रहा है। और जो भी बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ आएगी। हमारे बाहर में जितने लोग गए हैं वो बहुत सारे लोग देश में आकर इस आत्मनिर्भर भारत का करीब 60 लाख करोड़ का पैकेज माननीय निर्मला सीतारमण जी ने दिया है स्टार्टअप्स के लिए ही, किस तरह से हम देश में इसको तरक्की ला सकें। आज देश मोबाइल फ़ोन का हब बन रहा है। देश को लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनना पड़ेगा। जैसे ताइवान जैसे छोटे देश ने आज चिप्स में महारत हासिल कर लिया। हम तो सॉफ्टवेयर के गुरु हैं, जितना भी गणित के गुरु हैं मतलब सॉफ्टवेयर के गुरु हैं। तो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अब सबके साथ सबके विश्वास के बाद अब विकास को तेज गति देनी होगी और उसका माध्यम रहेगा आत्मनिर्भर भारत। विकास एक तरह से थम गया, बल्कि दिल्ली के विकास की बात क्या करेंगे। हम लोग मिडिल क्लास है, अब जिनकी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर काम नहीं हो पा रहे, दिल्ली के बॉर्डर से सामान नहीं हो पा रहा, रॉ मटेरियल का बंद हो। बहुत सारे जो बॉर्डर पर रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं या और जितनी फैक्ट्रीज हैं वो बंद होने की कगार पर आ गई हैं। तो विकास की छोड़िए, यहाँ तो जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वही लोअर मिडिल क्लास हो रहा है। ये दिल्ली का ये जो किसान आंदोलन है स्पॉन्सर्ड आंदोलन है, जबकि माननीय मोदी जी ने भी कहा, हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा कि हम सारी मांगे उनकी सुनने को तैयार हैं। और 6 राउंड की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग MSP को रिटर्न में देने को तैयार हैं। हम आज के लिए सिर्फ इतना। हम फिर मिलते हैं कल आपसे। राष्ट्र सर्वप्रथम